सो वेलकम वंस अगेन आज के इस नए टॉपिक में जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ICAI या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव किसी भी एग्जामिनेशन के रेफरेंस में जहाँ पे कंपनी लोग पूछा जाता है या CS के केसेस में भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, एक दो क्वेश्चन डाल ही देते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट के अलावा ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि जब हम कंपनी पढ़ें और कंपनी के लिमिटेशंस को ना पढ़ें, मतलब लिमिटेशंस लगे कंपनी के हद को ना जाने, तो शायद हम कंपनी के बारे में कुछ नहीं जान पाएँ। तो इसलिए जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो आपके सामने एक साफ साफ एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि ये इनफैक्ट चार्टर है कंपनी का। ठीक है, ये कंपनी के बारे में हर चीज़ आपको बताए, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी क्या रिस्क ले सकती है, कंपनी कितने पैसे ले सकती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या लायबिलिटीज़ है, सारी बातें आपको कहाँ जिक्र होती देखने को मिलेंगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको नज़र आएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपनी का संविधान है। किसी देश का संविधान उसके लिए क्या है? किसी देश का संविधान उसके लिए है कि वो देश कैसे चलाई जा सकती है, उसके जुडिशरीज़ की क्या पावर है, उसके लेजिस्लेटिव्स का क्या पावर है, उसके एग्जीक्यूटिव्स की क्या पावर, उनकी हदें क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। संविधान से ऊंचा और कुछ होता है क्या देश में? नहीं, कोई नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपनी के केसेस में उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ऊंचा और कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपके सामने टर्म यूज़ किया जाता है दैट इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर of the company with which it has been established under the act. It is very foundation on which the on which the whole edifice of the company is built. मतलब ये पूरा का पूरा वो बेस है जिस बेस पे इस कंपनी को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ना, यही कंपनी की पहचान के लिए क्या होती हैं, काफ़ी होती हैं। इसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, देखो भाई, कंपनी के हर एक ऑब्जेक्ट, कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करेगी, कंपनी किस चीज़ का बिजनेस नहीं करेगी, उन सभी चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। और आपने देखा होगा सेक्शन 7 में, किसमें? सेक्शन 7 में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेज के। ठीक है, तो हमें रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है? यहाँ पे कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों? कहता है दैट इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड, मतलब इसमें वो कारण है, वो रीजन है जिसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड देयरफॉर इट आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड विच इट एक्शंस कैन नॉट गो। समझिएगा इस बात को यहीं पे, क्योंकि इसी पॉइंट के साथ आगे का एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को क्यों तैयार किया गया है, ये कारण लिखा गया है, कंपनी का स्कोप मेंशन होता है, साथ ही साथ कंपनी कौन कौन से काम कर सकती है और किसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। और इसीलिए अगर कंपनी इसमें लिखी हुई बातों के बियॉन्ड जाती है, क्या जाती है, बियॉन्ड जाती है, तो वो सारा काम पता है क्या कहा जाता है, अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। और आपको आगे जाके एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जो ये बताती है कि कंपनी कब कब जब अपने स्कोप से आगे जाती है तो एक्टिविटी अल्ट्रा वायर्स होता है। क्लियर क्या? इसलिए बगल में अगर आपको लिखना होगा तो वहां पे लिख लीजिएगा कि अल्ट्रा वायर्स भी कुछ होता है, शब्द लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर बियॉन्ड जाएगी तो अल्ट्रा वायर्स, अगर अंदर है तो फिर वो चीज सही होगी। क्लियर? नेक्स्ट कहता है इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, creditors and those who deal with company to know what its power and what activities it can engage in। मतलब ये शेयर होल्डर्स और उनके क्रेडिटर्स को ये आइडिया देती है कि कंपनी की क्या पावर है और कंपनी कौन कौन से काम कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है सेक्शन 7 में ही मैंने आपको बताया है
दैट इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये आम जनता के बीच में अवेलेबल होता है, ये कंपनी के वेबसाइट पे इसको रखा जाता है ताकि अगर कोई भी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये देख ले कि क्या कंपनी इस काम के लिए अलाउड है या अलाउड नहीं है, कंपनी के स्कोप में ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है, कंपनी के पावर के विदिन ये चीज है या नहीं है। इसीलिए इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, देखो कहता है मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Consequently, every person entering into a contract with the companies presumed to have the knowledge of the conditions contained therein। अब समझिएगा, कहता है कि यहां पे जो भी इंसान कंपनी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये मान लिया जाएगा कि उस इंसान ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा है और पढ़ने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बाद में एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि नहीं हमने तो मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कंपनी इस काम के लिए अलाउड नहीं है। सॉरी सर, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399, आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था, तभी कंपनी के साथ आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। क्लियर क्या? चलो आगे कहता है द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। जैसा आपको पता है कि भाई शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है कंपनी में और कंपनी काम कर रही है, तो शेयर होल्डर को ये तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या काम कर सकती है। कर रही है कहाँ मिलेगा? मेमोरेंडम में। क्या कर सकती है कहाँ मिलेगा? मेमोरेंडम में। और जैसा काम करेगी भैया वैसा रिस्क होगा। अगर हाई रिस्क वाला काम होगा तो भाई उनका रिस्क भी क्या होगा? ज्यादा। लो रिस्क भी अगर होगा तो भाई उनका रिस्क भी क्या होगा? लो रिस्क। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा जाता है कि ओवरऑल आइडिया देती है कि कंपनी की पावर क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है और कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। और हर इंसान जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना चाहिए, तभी जाके कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि बाद में ये एक्सक्यूज नहीं काउंट किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे कहता है अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर इम्पेरेटिव मे बी द नेसेसरी फॉर द डिपार्चर, इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय मेमोरेंडम। इफ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड वॉइड, जो कि मैंने आपको पहले रेफर कर दिया। तो ओवरऑल इन नटशेल मैटर्स दैट ये मेमोरेंडम ही है जो कि कंपनी की बाउंड्रीज को क्या करता है? डिसाइड करता है। क्लियर? चल सेक्शन 4 के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक फॉर्म होता है जिसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड टेबल ए बी सी डी ई इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। याद कीजिएगा सेक्शन 3 में क्या था? फॉर्मेशन। ठीक है, और सेक्शन 4 में यहां पे क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का जिक्र किया जाता है कि उसको कैसे बनाया जाएगा शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो भाई टेबल 1 में किसका मेमोरेंडम? उनका मेमोरेंडम जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। ठीक है, टेबल बी में उनका मेमोरेंडम जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। याद होगा ना, विथ हैविंग शेयर कैपिटल एंड विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। तो टेबल नंबर बी में वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, वहीं टेबल सी में क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आपके सामने टेबल डी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसका? अनलिमिटेड कंपनी का। ठीक है, फिर आपके सामने टेबल ई दैट्स कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी का जिसका शेयर कैपिटल है। सर हमें क्या याद करने की जरूरत है? कोई याद करने की इन चीजों की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट इंफॉर्मेटरी, दैट्स इट। क्लियर?
चलिए आगे कहता है द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी एज क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। मॉडल फॉर्म्स का मतलब क्या? रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो फॉर्म आता है मेमोरेंडम का, ठीक है, उसमें मल्टीपल क्लॉज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, उन्हें पॉइंटर्स में आप फिल करने की अपनी इन्फॉर्मेशन कोशिश करते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन वहाँ पे कोई स्पेसेस ब्लैंक नहीं है, उसका कोई टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक नहीं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लिखो, तो बहुत बार आप अपना एक कस्टमाइज पेज ऐड कर देते हो उस फॉर्म के साथ और फिर मेमोरेंडम को क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है मेमोरेंडम और आर्टिकल आमतौर पे मॉडल फॉर्म में होने चाहिए जो रजिस्ट्रार बना के देता है, एज पॉसिबल, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। अगर उस मॉडल फॉर्म में नहीं जा रहा तो फिर आप अपना अलग से बना सकते हो, इस पे कोई भी शर्त नहीं रहेगी कि आप उस फॉर्म में ही मेमोरेंडम भरोगे। क्लियर? चलो मेमोरेंडम में क्या क्या होता है देखो भाई। मेमोरेंडम में सबसे पहला क्लॉज आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब क्या? कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। अब कंपनी पब्लिक है तो लास्ट में लगेगा लिमिटेड, कंपनी प्राइवेट है तो लास्ट में लगेगा प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी ओपीसी है तो उस नाम के अंत में ब्रैकेट में लगाओगे ओपीसी। अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से क्या कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। क्लियर? क्या यही है नेम क्लॉज की कहानी। कहता है द नेम ऑफ द कंपनी विथ लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और द लास्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। क्या मैंने आपको बताया था सेक्शन 8 में कि लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अलाउ नहीं है, मतलब अलाउ तो है, आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइएगा। तो नेम क्लॉज जरूरी क्यों है? नेम क्लॉज जरूरी इसलिए है ताकि कंपनी के ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाए कि वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है। अब सेक्शन 8 को यहां पे कंपलसरी किया ही नहीं गया, तो क्या उसको नेम क्लॉज में चीजें लिखनी जरूरी है? नहीं, नेम क्लॉज में लिखनी जरूरी नहीं है। इसीलिए ये जो क्लॉज है वो सेक्शन 8 की कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, कंपल्शन उनके लिए नहीं है। अगर उन्होंने लगा दिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड तो भाई लगाओ, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपको, लॉ ने आपको अलाउ करा एक लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब यहां पे कहता है द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under section 8। याद होगा ना, आपको बताया गया होगा कि ट्रस्ट लगा लो, कॉर्पोरेशंस भी बहुत बार लोग लगा लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लगाना लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ठीक है, यूनियन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे है फिकी, ठीक है, या सीसीआई है, ये सब इसी पे बेस्ड होता है। आगे देखो कहता है For companies under section 8 of the act, the name shall include the words foundation, forum, association, federation, chamber, confederation, council, electoral trust and the like etc, जो कि कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल 2014 में लिखी गई हैं। उसके अनुसार जो आपको लगाना है लगाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे कहता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन डेटेड 5th of June 2015, the government company's name must end with the word limited। मतलब यहाँ पे सरकारी कंपनियों के नाम के अंत में लिमिटेड होना चाहिए, जैसे एयर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी कंपल्सरीली क्या लगाएगी, लिमिटेड ही लगाएगी। और अगर ओपीसी है तो यहाँ पे कहता है इन केस ऑफ ओपीसी द वर्ड वन पर्सन कंपनी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम, ठीक है। इट्स लाइक रमाकांत एंड कंपनी, ब्रैकेट में वन नीचे, मतलब वन पर्सन कंपनी। बहुत लोग शॉर्ट में ओपीसी ब्रैकेट में भी लगा लेते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये तो बात होगी आपके नेम क्लॉज की,
ठीक है, नाम में सारी बातें लिख दी गई, प्राइवेट के लिए क्या, पब्लिक के लिए क्या, सेक्शन 8 के लिए क्या, गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या, ओपीसी के लिए क्या, 5 बातें हैं, पांचों लिखिएगा, नेम क्लॉज आएगा तो कोई छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी कहता है भाई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, काफी कॉमन सी चीज है, खुद समझ सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हम रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस, क्या, कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या, इसमें आप बताएंगे कंपनी क्यों बना रहे हो, मतलब कंपनी किस चीज का बिजनेस करेगी, टायर का करेगी, स्टील का करेगी, फर्नीचर का करेगी, गहने का करेगी, किस चीज का करेगी, इलेक्ट्रॉनिक का करेगी, सॉफ्टवेयर का करेगी। यू नीड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहता है द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof. If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to change of name. कहता है कि बहुत बार कंपनी के काम और कंपनी के नाम में सिमिलैरिटी नहीं खाती। अब आप ये मत खोजने जाना सर रिलायंस फिर स्टील कैसे लगाता है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स कैसे हो जाता है, ये टाटा का हर चीज़ टाटा कैसे लगा लेता है, ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई मैटर डिफाइन किया है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप कोई अदर एक्टिविटी करने लगे, कोई अदर एक्टिविटी भी करने लगे तो फिर आपको बदलना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज लाना पड़ेगा ना। वो चेंज की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि जैसा काम वैसा नाम। तो ठीक है, रिलायंस का मतलब क्या, भरोसा। आप पेट्रोकेमिकल के लिए भरोसा कीजिए हम पे, ठीक है, खाने पीने के लिए भरोसा कीजिए, सिम के लिए भरोसा कीजिए, तो हर चीज़ के लिए तो भरोसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब टाटा में गाड़ी के लिए भी टाटा, ठीक है, मोटर्स जो भी हो, तो हर चीज़ के लिए टाटा कैसे हो सकता है? क्या उसका नाम और उसका काम रिजेंबल टू बी सेम है क्या? नहीं, टाटा एक फैमिली नेम है, बट अगर कोई काम में उसको अल्टरेशन करना होता है, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करता है, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव लाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। ये बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि जैसा काम होगा वैसा ही नाम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है लायबिलिटी क्लॉज। काफ़ी रिलेट कर सकते हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी जो कि अनलिमिटेड है, तो ये लायबिलिटी आपको बतानी पड़ती है। कहता है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड, सॉरी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड और अनलिमिटेड। आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था जब हमने ये पॉइंट डिस्कस करा था, मतलब कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अंडरस्टूड है कि क्या है, अनलिमिटेड। कंपनी की जब लायबिलिटी की बात आती है तो आपको क्लियर करना पड़ता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी। कंपनी की जब लायबिलिटी की बात आती है तो किसकी लायबिलिटी, मतलब मेंबर की लायबिलिटी। तो जो भी डिस्कशन होता है लायबिलिटी क्लॉज में वो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी पे डिस्कशन होता है, कभी भी यहाँ पे कंपनी के लायबिलिटी पे डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज अज्यूम टू, प्रीअज्यूम्ड और अंडरस्टूड है कि कंपनी की लायबिलिटी शुरुआत से ही क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। कहता है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स that the liability of its member limited to be amount paid if any on the share held by them, and in case of company limited by guarantee the amount up to which each member undertakes to contribute to assets of the company in the event of being wound up while he is being member or within 1 year after he ceased to be member for payments of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceased to be member as the case may be। हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि देखो भाई गारंटी का पैसा बस कब मांगा जाएगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। शेयर्स का अनपेड अमाउंट कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी मांगा जा सकता है। समझ में आया? हमने पहले डिस्कस किया है, आप इसको रेफर कीजिएगा, ठीक है। आगे कहता है टू द कॉस्ट
charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of the contributories among themselves। वो क्या रख लीजिए, कंपनी को बंद करने का भी खर्चा किसको देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को ही चुकाना पड़ता है, इसमें कंपनी के पैसे ही लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैपिटल क्लॉज, याद होगा ना क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड जिसको हम नॉमिनल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद कॉल्ड अप, उसके बाद क्या, पेड अप। ये होता है आपके कैपिटल क्लॉज में। तो कैपिटल क्लॉज में आपके ऑथराइज्ड कैपिटल का जिक्र होता है, कंपनी कितना कैपिटल जनरेट कर सकती है। कहता है द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स अमाउंट्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम हैव अग्रीड टू टेक indicate opposite their names which shall not be less than one share. A company not having share capital need not have this clause। कहते देखो भाई कैपिटल क्लॉज साफ साफ आपको बताता है कि देखो भैया यहाँ पे इसमें ऑथराइज कैपिटल का जिक्र होगा, साथ ही साथ आपने कितने शेयर्स बनाने हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो कितने शेयर्स वो बताना होगा। जिन लोगों ने कंपनी को शुरुआत में जिसमें मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा है उनके पास कितने शेयर्स हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जिस कंपनी के पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी को यहाँ पे कैपिटल क्लॉज में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रख लीजिएगा जो भी बंदा होगा जो कि मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उसके पास कम से कम एक शेयर तो होना चाहिए ही। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे सब्सक्राइबर्स शेयर होल्डर हैं, लेकिन सारे शेयर होल्डर मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर नहीं। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट है the desire of the subscriber to be formed into a company, memorandum shall conclude with the association clause. Every subscriber to the memorandum shall take at least one share and shall write against its name the number of shares taken by him. In case of OPC, the name of person who in the event of death of the subscriber shall become member of the company। तो वही बात है, OPC में कौन होगा, वो इंसान जिसने कंपनी को बनाया है वही क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और उसके बाद कौन होगा, वो नॉमिनी जिसका नाम उसने मेंशन किया है उसके बाद का। दैट्स इट। कहता है मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, भले ही आप कितना भी अब इलेक्ट्रॉनिक का पोजीशन हो, कितना भी ई सिस्टम आपने लगा दिया, प्रिंटेड का प्रोविजन अभी भी रखा गया है इसमें। इसको पैराग्राफ्स में बांटना पड़ेगा, कैपिटल क्लॉज अलग, लायबिलिटी क्लॉज अलग, नेम क्लॉज अलग, ये सारे क्लॉज अलग अलग होते हैं, ठीक है। साथ साथ इन सबके नंबर्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार रेफर किया जाता है ना किस क्लॉज में बातें लिखी हुई इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अब वो क्लॉज तो जिक्र नहीं करने वाला, वो क्लॉज आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। इसलिए इसमें नंबर्ड होना चाहिए, इसमें साइन होना चाहिए एटलीस्ट किसका, 7 लोग का। अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट है तो कितने लोग का, 2 लोग का, ठीक है। कहता भी है 2 in case of private company and 1 in case of OPC in presence of at least 1 witness who will attest the signature। मतलब एक गवाह भी होना ज़रूरी है जो इन सिग्नेटरीज को अटेस्ट करे कि हाँ इन्होंने मेरे सामने सही हाल में बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के क्या किया है, साइन किया है, ठीक है। साथ ही साथ the particulars about the signatories to the memorandum as well as witness as to address, description, occupation etc. must also be entered। मतलब जो साइन कर रहा है ना उसका नाम, ठीक है, उसका पता, वो क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो क्या काम करता है, वो विटनेस का भी सारा आपको बताना पड़ेगा। मतलब एक कंप्लीट प्रोफाइल आपको तैयार करना होता है। दैट्स इट, ठीक है। आगे कहता है It is to be noted that a company being legal person can through its agent, वो एजेंट कौन होगा, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेगा। However, a minor cannot be a signatory to memorandum as he is not competent to contract. The guardian of a minor who subscribes to the memorandum on behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity। साफ साफ कहता है कि देखो भाई
हम मेमोरेंडम की बात करेंगे और मेमोरेंडम में साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे कहता है कौन साइन नहीं करेगा, माइनर साइन नहीं करेगा, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम साफ साफ पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे कहता है कि अगर माइनर के बिहाफ में उसका कोई गार्डियन या कोई भी इंसान माइनर के बिहाफ में साइन करता है तो वो इंसान माइनर के बिहाफ की बात नहीं करेगा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्लेम नहीं कर सकता हम तो माइनर पे साइन किए थे, माइनर के बिहाफ में साइन किए थे, ऐसा अलाउ नहीं है। आपको याद है ना, बताया गया था कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट में कि अब माइनर को शेयर भी नहीं दिया जा सकता, माइनर को शेयर भी नहीं दिया जा सकता। गलती से दिया गया है तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में से उसका नाम हटाना पड़ेगा। हाँ, माइनर फुल्ली पेड शेयर्स होल्ड कर सकता है, ये भी कहना गलत होगा। माइनर फुल्ली पेड शेयर्स किसी गार्जियन के बिहाफ में होल्ड कर सकता है, मतलब ओवरऑल कोई भी माइनर शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। दैट्स इट इन एनी सर्कमस्टांसेस, इसका कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। क्लियर? चलिए आगे कहता है द एबव क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम आर कॉल्ड कंपल्सरी क्लॉजेस। इन सभी क्लॉज में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी क्लॉज बनाना है तो आप बना सकते हो, आपको अलाउ किया गया। याद है ना, कहा गया था कि एक प्रॉपरली मॉडल फॉर्म आता है, जिस फॉर्म में आपको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। इफ पॉसिबल आप फिल कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने से अलग शीट में भी अपना मेमोरेंडम प्रेजेंट करके रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, कहता है इन एडिशन टू दीज मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल राइट्स अटैच्ड टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स। पता है ना, शेयर्स के बहुत से टाइप्स होते हैं। शेयर्स में इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया। अब सबको तो एक ही कैटेगरी में रखोगे ना, क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज हो जाएगा। अब लायबिलिटी के सेक्शंस में, फिर कैपिटल के सेक्शंस में आप इन सभी चीज़ों को डिफाइन करते हो, तो फिर आप इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में ही लगाना पड़ेगा। क्लियर? एट लास्ट कहता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी to the provisions of the Companies Act. If it does, the same shall be devoid of any legal effect. Similarly, all other documents of the company must comply with the provision of the memorandum. कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी बातें आप लिखोगे उसमें से कोई भी बात कंपनीज एक्ट 2013 को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। मतलब कंपनी एक्ट 2013 कह रहा है नहीं करने का, मेमोरेंडम में आपने लिख दिया है हम करेंगे, तो क्या अलाउड है क्या? नहीं। मेमोरेंडम की वो बात क्या मान ली जाएगी? डिवॉइड मान ली जाएगी, नॉन एप्लीकेबल मान ली जाएगी, क्योंकि मेमोरेंडम का पप्पा कौन है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग कंपनी के बाकी सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंपनी के पास इससे बड़ा और कोई डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, इससे बड़ा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये जब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है तो फिर इसके अकॉर्डिंग उसके सारे आर्टिकल्स, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे। और कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया तो फिर उस डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ये कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो इसको डिवॉइड कर दिया जाएगा, और अगर आर्टिकल इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो आर्टिकल को भी डिवॉइड कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपकी मेमोरेंडम की कहानी होती है ओवर। इसके बाद हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे, एक तो आपके सामने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। क्लियर क्या? तब तक के लिए शुक्रिया एंड स्टे ट्यून। शिट।